पूरे इतिहास में कई बार मानवता विभिन्न प्रकार की महामारियों से प्रभावित हुई है। यह शब्द एपिडेमिक्स ग्रीक से आता है और एक बीमारी का उल्लेख करता है जिसका आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में इसका उपयोग तब किया जाता है जब एक बीमारी आबादी के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। जब कोई महामारी कई महाद्वीपों या ऐसा कहो कि पूरी दुनिया के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर फैलती है तो यह एक सर्वव्यापी महामारी बन जाती है। यह शब्द भी ग्रीक से आया है और यह एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें स्वास्थ्य जोखिम की पहुंच कई गुना अधिक होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ जाता है और वैश्विक आबादी को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा एक महामारी में एक विशिष्ट समय अवधि और स्थान में एक निश्चित मानव समूह शामिल होता है। इसके विपरीत जब कोई बीमारी महामारी में संचारित हो जाती है तो वे एक विशेष क्षेत्र में स्थायी रूप से अपने पैर जमा लेती है। सर्वव्यापी महामारी एक ऐसी महामारी है जो एक बहुत बड़े क्षेत्र जैसे महाद्वीप या कहो एक पूरे ग्रह को प्रभावित करती है, जैसे हम अभी इस नए महामारी वायरस के साथ अनुभव कर रहे हैं जो दुनिया भर में फैल गया है। सर्वव्यापी और परिवर्तनशील इस प्रतिकृति वायरस में बहुत कम समय में लाखों लोगों को संक्रमित करने की क्षमता है। वास्तव में वायरस तब से मौजूद हैं जब से पृथ्वी पर जीवन है और वे तब से ही जीवित हैं। वायरस में लगातार खुद को मजबूत करने की क्षमता के लिए उसे धन्यवाद। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वे किसी भी वातावरण के अनुकूल होते हैं। ये तथ्य इस वायरस से मेल खाते हैं जो कई लोगों में कई प्रकार के लक्षण पैदा कर रहा है, जिसमें थकान, सिर दर्द, सर्दी, गले में खराश, लगातार खांसी, मांसपेशियों में दर्द, शारीरिक कमजोरी, भूख कम लगना और बुखार शामिल है। वास्तव में इसके प्रभाव इतने हानिकारक हैं कि यदि इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया जाता है तो यह वैश्विक उत्पादन को बहुत कम स्तर तक ले जा सकता है और उद्योगों तथा कारखानों जो स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, नर्सों और चिकित्सकों के लिए आपूर्ति करता है सहित अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में विशेषज्ञ जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि यह महामारी कुछ और समय तक रहकर अपना कहर बरसा सकती है और अन्य कई लोगों को संक्रमित कर सकती है, जिससे दुनिया भर में हजारों मौतें हो रही हैं। इसके आधार पर अधिकांश देश कठोर असाधारण उपायों को लागू कर रहे हैं जिसके सकारात्मक प्रभाव लंबे समय से नहीं देखे गए हैं। न केवल लोगों को क्वारंटीन में और लॉकडाउन के तहत रखा जा रहा है, जैसा कि हमारी डॉक्यूमेंट्रीज 88 और 89 में समझाया गया है, उन्हें अब प्रतिबंधों के अधीन किया जा रहा है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पर्दा डालते हैं और जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही नहीं देखा गया है। न केवल लोग कारावास और घेराबंदी की स्थिति में रहते हैं, शक्ति का दुरुपयोग उन तरीकों से खेला जा रहा है जो शायद ही कभी देखा गया हो। घर में नजरबंद की इस स्थिति से लोगों में चिंता और हताशा फैल रही है। फिर भी आज तक इस वायरस से निपटने के लिए कोई उचित दवा उपलब्ध नहीं है। यह अस्पतालों और गहन देखभाल इकाइयों आईसीयू में नाटकीय स्थिति पैदा कर रहा है। वास्तव में स्थिति अपनी सीमा तक पहुंचने लगी है। काम के बोझ के कारण और सुरक्षा की कमी के कारण डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल सहायकों को इसका सामना करना पड़ रहा है। इसी समय यह सवाल उठता है कि क्या नए महामारी की मौत का कारण सही है या नहीं, क्योंकि कई मृतकों को मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, अल्जाइमर, मस्तिष्क संबंधी समस्याओं या उच्च रक्तचाप सहित अन्य विकृति से पीड़ित माना जाता है। हम एक अध्ययन का उल्लेख कर रहे हैं जो मीडिया आलोचना का उद्देश्य था क्योंकि यह आधिकारिक संख्या की तुलना में मृत्यु दर को कम बताता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि जो लोग संक्रमित हैं या मर चुके हैं उनकी संख्या आधिकारिक मुख्य धारा की रिपोर्टों से बहुत अधिक है।
वास्तव में यह कहा जाता है कि मौतों की संख्या इतनी अधिक है कि लाशों को दफनाने के लिए कोई जगह तक नहीं मिल रही है। कई कार पार्क या पार्किंग सुविधाओं को ताबूतों को जमा करने के स्थल में बदल दिया जा रहा है ताकि मृतकों को समायोजित किया जा सके। इस प्रकार स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े चिकित्सा केंद्रों में काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा देखे गए आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते हैं, जो यह दावा करते हैं कि उन्हें एक कवर अप तथा किसी तरह के हेरफेर के बारे में संदेह हो रहा है, क्योंकि बढ़ते मृत शरीरों को चुपचाप से दफनाया या उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां मृतकों का परिवार भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में महामारी के कारण होने वाली मौतों में संभावित उतार चढ़ाव का जवाब देने के लिए एक निवारक उपाय के रूप में रेफ्रिजरेटर से लैस अस्थायी मुर्दाघर को अस्पतालों के पास स्थापित किया जा रहा है। फिर भी यह कैसे संभव है कि हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हम अभी भी इस घातक तनाव के इलाज के लिए निश्चित समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं जो दुनिया भर में फैल रहा है? वैकल्पिक रूप से यह एक विशाल तमाशे के दृश्य को पेश करने का इरादा है, जो हमारे पहले से ही समाप्त हो चुके सामूहिक मनोरोगी को तेज करने के लिए एक तरीके के रूप में दुनिया भर में लाशों का प्रदर्शन रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वायरोलॉजिस्ट्स, बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स, माइक्रोबियोलॉजिस्ट्स और अन्य पेशेवरों के असंख्य बायोलॉजी और वीरोलॉजी में विशेष प्रयोगशालाओं में काम करते हैं जो वायरल और महामारी संबंधी उपभेदों का पता लगाने के लिए बनाए गए हैं। वास्तव में तो वे इस बीमारी से निपटने के लिए सुसज्जित हैं जो कई देशों की आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है। फिर भी वे इस समस्या का जड़ से समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह संभव है कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हो? वैकल्पिक रूप से क्या वे सरकारी निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जहां दुनिया की आधी आबादी खुद को कैद या किसी प्रकार के लॉकडाउन के तहत पाती है, यहां तक कि अगर वे क्वारंटीन या लॉकडाउन का सम्मान नहीं करते तो उन्हें मौत की सजा तक मिल सकती है, जैसा कि फिलीपींस में है। इस बीच दुनिया भर के सैकड़ों बड़े शहर पूरी तरह से खाली दिखाई देते हैं और भूतिया शहरों की तरह दिखते हैं। यह जबरन लॉकडाउन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफीम शिविरों का एक स्पष्ट अनुस्मारक है, जो सैकड़ों बड़े ताबूतों की मेजबानी करता है, जिनके प्रत्येक ताबूत में 3 या 4 लोगों को दफनाने के लिए डिजाइन किया जाता है और फिर उन्हें अमेरिकी संघ के कई राज्यों में वितरित किया जाता है, एवं हजारों अन्य ताबूतों को अन्य देशों में निर्यात के लिए बनाया जाता है। फिर भी न केवल ये ताबूत एक ऐसी चीज हैं जो तैयार हैं, इनके साथ विशाल शवदाह भट्टियां और लाशों को स्थानांतरित करने के लिए लंबी ट्रेनें भी वहां पाए जाते हैं। साथ ही साथ उसी उद्देश्य यानी जबरन कारावास, जैसा कि हमारी डॉक्यूमेंट्री 19 भाग 3 में चर्चा की गई है, की पूर्ति के लिए वहां पूरी तरह से संरेखित बैरकों की एक बड़ी संख्या का भी आयोजन किया गया है। क्या यह संभव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इन फेमाफीम नजरबंद केंद्रों को असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को उकसाने के लिए बनाया गया है, ताकि बाद में उन्हें बिना किसी दोष के समाप्त किया जा सके, जैसा कि नाजी एकाग्रता शिविरों में यहूदियों के लिए किया गया था?
क्या जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, फ्रांस, इटली, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, बेल्जियम और नीदरलैंड की मौजूदा सरकारों द्वारा नाजी शिविरों के प्रति अच्छी तरह से देखभाल करने पर कुछ कहा जा सकता है? जब अधिक से अधिक गैर अनुरूपतावादी उभर आएंगी तो क्या तब भी वे असंतुष्टों और व्यवस्था विरोधी व्यवधानियों के लिए इसका उपयोग करेंगे? जब समय आएगा तो क्या उनके पास वही अधिकार होगा जो उनके पास एक बार हुआ करता था, और क्या वे एक उचित नरसंहार के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे? शायद इसलिए लोगों का खुद को कारावास से बचाने के लिए वर्तमान घातक महामारी के दौरान भी अमेरिका में आग्नेयास्त्रों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बीच राइफल और पिस्तौल फ्लोरिडा राज्य भर में चल रहा है। दूसरी ओर पेंटागन नागरिक लाशों के लिए 1 लाख बॉडी बैग खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं और धार्मिक समूह हथियारों से लैस लॉकडाउन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके विचार में वे खुद को बुराई से बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसी समय हजारों स्वास्थ्य पेशेवरों को मैराथन जैसी पारियों के अधीन किया जा रहा है और नींद के बिना दिन बिताने पड़ रहे हैं। यही कारण है कि वे इस गंभीर स्थिति, जो कि अपनी सीमा तक पहुंच गई है, उसका जवाब देने के लिए अधिक संसाधनों की मांग कर रहे हैं। अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए हैं और गहन देखभाल इकाइयां अपनी क्षमता से 2 गुना काम कर रही हैं। हम निसंदेह समाज और अस्पतालों में खतरे की स्थिति का सामना कर रहे हैं, जिसके विकल्प हमने पहले कभी नहीं देखे हैं।
यहाँ तक कि कई व्यायामशाला, होटल, कन्वेंशन सेंटर, फेयर ग्राउंड, वेयरहाउस, स्टेडियम, ट्रेन कैरेज, रेस कोर्स और बोट्स और अन्य कंपाउंड्स स्थिति को कम करने के लिए सुसज्जित किए जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद को पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के इतिहास में सबसे भयावह घटना का अनुभव करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि कई अशिक्षित लोगों का मानना है कि मौजूदा वित्तीय संकट 2008 की तरह ही होगा। उस वर्ष में केवल एक बैंक विफल रहा था जिसने पूरे गृह संकट की स्थिति में नहीं डाला था। इस महामारी के साथ दुनिया पूरी तरह से बंद हो गई है, जिसमें सभी उद्योग और कारखाने शामिल हैं, जिससे अरबों श्रमिकों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। क्या यह एक सुव्यवस्थित गुप्त कदम हो सकता है जिसे दुनिया भर में आर्थिक प्रणाली के ध्वस्त होने के दौरान खेला जा रहा है और केवल बड़े निगम इस भारी संकट से विजेता के रूप में निकलेंगे? क्योंकि जिन कंपनियों का विलय और गठन होता है वे अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं और नई प्रौद्योगिकियों के डिजिटलाइजेशन और नियंत्रित आर्थिक मुद्रा के निर्माण के लिए तैयार होती हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानता के परिणाम स्वरूप मेट्रोपोलिस और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और अभाव दोनों में उतार चढ़ाव के बारे में क्या कहा जा सकता है, जबकि सरकारों द्वारा विलायक बनने के सभी प्रयास अपर्याप्त बने हुए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि गरीबी और अभाव में अधिक उपद्रव, हिंसा, अराजकता और आतंक को पैदा कर रहा है और इस तथाकथित जंगल के कानून को भड़काने का काम कर रहा है, जहां लैंगिक हिंसा कई उन परिवारों में बढ़ती जा रही है जिनको इतना समय एक साथ बिताने की आदत नहीं है, जैसा कि अब हम देख रहे हैं? यह स्पष्ट है कि इस अनियंत्रित महामारी ने एक बड़े सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट का खुलासा किया है, जो न केवल स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, बल्कि व्यवसायों का भी बड़े पैमाने पर विनाश कर रहा है। स्वयं कई परिवार भी इससे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इन लाखों मामलों के बीच वे अलग हो चुके हैं और एक दूसरे को देखने का भी उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर हमारे दिव्य ज्योति क्षेत्र की ऊर्जावान आवृत्ति भी बहुत कम हो रही है, जिसके तहत अंत में हम में एक सामान्य भय पैदा हो जाएगा जो हमें लकवा मांच सकता है और हमें हमारे उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने से रोक सकता है। जिस तरह डर का वायरस सामूहिक चेतना के लिए एक बाधा है, उसी तरह ये हमारे जीवन के लिए भी एक बाधा है। इसी तरह यह किसी भी बीमारी की तुलना में अधिक संक्रामक है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे हम अन्य बीमारियों या वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। डर भी चिंता और अशांति का ही एक रूप है, जिसके कारण लोग तर्कहीन रूप से कार्य करते हैं और परिणाम स्वरूप से वे अपनी स्वतंत्रता को त्यागने या नियंत्रण करने के कार्य आसान कर देते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में 400 करोड़ से अधिक लोग शहरों में रहते हैं, जो कि दुनिया की आधी आबादी से भी अधिक है, और पहले से कहीं अधिक यह वर्तमान महामारी शहरी जीवन के प्रभावों को दर्शा रही है, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं जहां हम बातचीत तथा समाजीकरण करते हैं और जो कि अपनी परिभाषा से ही भीड़ भाड़ के हिलाता है। इन घनी आबादी वाले केंद्रों में हम अपनी नौकरी करते हैं तथा अपने माता पिता और दादा दादी के साथ मिलकर अपने पारिवारिक जीवन का नेतृत्व करते हैं, और यही वो बात है जो शहरों को उनकी ऊर्जा, गति, रचनात्मकता, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और वाणिज्यिक विकास प्रदान करती है। फिर भी सिक्के के दूसरे पहलू पर शहरों की भीड़ वायरस और महामारी को फैलने का एक रास्ता प्रदान करती है, जैसा कि हम वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें लॉकडाउन क्वारंटीन के तहत घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं माना है कि यह जबरन कारावास लगातार चिंता, अनिश्चितता, अनिद्रा और रातों की नींद हराम कर रहा है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि आगे क्या होगा। अराजकता ऐसी है कि सैकड़ों और हजारों व्यक्ति फ्लैट या अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर हैं, जहां उनके पास 40 वर्ग मीटर से अधिक जगह नहीं है, और इससे भी बदतर वे बाहर जाने और ताजी हवा या धूप प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जो कि अमिट मनोवैज्ञानिक परिणाम भी पैदा कर रहा है। क्या इस अनिवार्य वैश्विक कारावास से हमारे समाज में बढ़ती हुई बेचैनी और बढ़ सकती है? क्या यह लगातार भूख से हिंसा में बदल जाएगा? और क्या यही कारण है कि सुपरमार्केट में अधिक छापे और डकैतियां होती हैं और अधिक घरों में घुसपैठ होती है, जहां परिवारों के पास उनके घरों की सुरक्षा की कमी होती है?
अभूतपूर्व सामाजिक हिस्टीरिया को बढ़ावा देने वाले इन कदमों के संबंध में संक्रामक रोगों में विशेषज्ञता वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक प्रोफेसर सुचारित भकड़ी ने हिस्टीरिया और पागलपन पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि यह वायरस के प्रभाव और दुनिया भर में जबरन घर की गिरफ्तारी का ही परिणाम है, जो आत्म विनाश और व्यापक आत्महत्या को बढ़ावा देने का कारण भी है। यह बहुत ही घृणित कार्य है, यह देखते हुए कि यह कैसे चिंता और आतंक की स्थिति पैदा करता है, जहां कई निर्दोष लोग जैसे एक जर्मन मंत्री सहित कई नर्सों, रोगियों और डॉक्टरों का मरना जारी है। परिणाम स्वरूप से हमारी वित्तीय स्थिति या हमारे स्वास्थ्य की चिंता की हताशा जो हम अनुभव कर रहे हैं, इसका कारण है। यह स्पष्ट है कि हमारे बुनियादी सिद्धांतों के नुकसान को सही ठहराने का कोई तरीका ही नहीं है, जैसा कि सोचना, इंसानों को महसूस करना या उन हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली कई असंगत प्रतिक्रियाओं की निंदा करना जो केवल हमले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता तो नहीं, किंतु अन्य कई निर्दोष लोग भी इसमें शामिल हैं जो हर दिन वैश्विक आर्थिक पतन का सामना करते हुए मर जाते हैं। वास्तव में जिस दर से हम जा रहे हैं, उस हिसाब से अभूतपूर्व बैंक विफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है, जो बहुत जल्द हम पे बरस सकती है। विस्तृत चिकित्सा अनुसंधान के अनुसार यह स्वास्थ्य संकट इतना गंभीर नहीं है जितना हमें विश्वास करने के लिए नेतृत्व किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान रोगजनक वायरस और सामान्य फ्लू एक ही परिवार से आते हैं। दोनों संक्रमणों के कई समान लक्षण हैं, क्योंकि वे दोनों बुखार, खांसी, थकान, सिर दर्द और गले में खराश पैदा करते हैं। दोनों बीमारियों को श्वसन पथ के माध्यम से प्रेषित किया जाता है और समय पर इलाज होने पर वे आसानी से ठीक भी हो जाते हैं। इसके अलावा वायरोलॉजी विशेषज्ञों का कहना है कि फिल्टर किए गए विश्लेषणों के दौरान उन्होंने पुष्टि की है कि वायरस केवल एक खराब सामान्य सर्दी जुकाम है जिसे स्थानीयकृत किया गया है, और उनका मानना है कि जलवायु संबंधी स्थितियां इस तनाव के गायब होने का मुख्य कारक है। इसी समय यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान महामारी ने आम जनता को इतनी जोर से कैसे मारा, तथा बुजुर्गों की उपेक्षा करना भी समझ से बाहर है।
यही हम बुजुर्ग लोगों के घरों में देख रहे हैं, जो कि वायरस के मुख्य प्रजनन आधारों में से एक बन गए हैं। अब तक हमारे 10,000 से अधिक माता पिता और दादा दादी मारे जा चुके हैं। वास्तव में नीदरलैंड का मानना है कि स्पेन और इटली में अस्पताल प्रणाली का पतन बुजुर्गों को बचाने के लिए उनके आग्रह के कारण हुआ है। इसके विपरीत फ्लेमिश और डच के अस्पताल देखभाल करने के लिए रोगियों को पहले पात्र के रूप में सावधानी पूर्वक चुनते हैं। कुछ विशेषज्ञ बुजुर्गों को मरने के लिए अस्पताल ले जाने के खिलाफ भी सलाह देते हैं, यह कहते हुए कि यह अमानवीय है और उन्हें घर पर छोड़ना सबसे अच्छा होगा। इस बीच वे यह दावा करते हैं कि डॉक्टरों को अन्य रोगियों को बचाने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए जिनके बचने की उम्मीद ज्यादा है। इसी तरह एक अमेरिकी गवर्नर ने खुले तौर पर सुझाव दिया कि अमेरिका में बुजुर्गों को अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से अमानवीकरण मजबूत होता जा रहा है और यह इस बिंदु पर पहुंच गया है कि कई व्यापारी, रईस व्यक्ति, राजनेता और सरकारी नेता अपने निर्दयी पक्ष का खुलासा कर रहे हैं। वे बेशर्मी से अपने अमानवीय रवैये को व्यक्त करना शुरू कर रहे हैं और उन लोगों के प्रति प्रतिवाद प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने समाज के लिए कठिन समय के दौरान खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदान दिया। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां किसी भी समय ढह सकती हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि कई सरकारों के पास इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बहुत बड़े संसाधन मौजूद हैं। समस्या यह है कि लोगों ने खतरे के करीब आने पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने समस्या को दूर करने के लिए कुछ करने के बजाय राजनेताओं पर अपना सारा भरोसा रख दिया और अब जनता खुद को अद्वितीय परिमाण के सामाजिक आतंक में डूबा हुआ पाती है। इस कारण से बहुत कम लोग खुद से पूछ रहे हैं कि इस विनाशकारी वायरस के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या होगा जो पूर्ण दिवालियापन में गिर जाएगा। यह आम जनता को अभूतपूर्व बर्बादी की स्थिति में छोड़ देगा, जो वास्तव में 1929 के संकट से भी बदतर होगी, जो कि व्यापक रूप से भूख, मृत्यु, परित्याग और गरीबी छोड़ गई थी। यह विकट स्थिति इस तथ्य से उपजी है कि ज्यादातर सरकारें केवल इस महामारी से होने वाले नुकसान के बारे में चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने यह विचार नहीं किया कि भारत जैसे कुछ देश विशाल अतिवृष्टि से प्रभावित हैं। उनके पास लाखों गरीब और बेघर लोग हैं जिनके पास खाने के लिए और सोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो रोजाना विभिन्न रोगजनकों और विषाक्त पदार्थों से मर जाते हैं। नागरिकों के जन समूह ने तनाव और चिंता से हफ्तों तक सामना किया है और खाद्य आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले उपायों की कमी के खिलाफ खड्डा भी हुआ है। उनके असफल जीवन को हताशा के कगार पर रखा गया है और परिणाम स्वरूप से लाखों लोग इस एशियाई देश और दुनिया के बाकी हिस्सों में तालाबंदी के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम निस्संदेह एक सामाजिक और आर्थिक तबाही के साक्षी हैं, जिसके लाभ केवल बड़े पर्दे पर देखे गए हैं। निगरानी के प्रभारी सुरक्षा बलों के अलावा अब तो पड़ोसी भी एक दूसरे को बारीकी से देखने लगे हैं, जैसे कि अपराधियों के साथ किया जाता है। हम उन पड़ोसियों या जासूसों का जिक्र कर रहे हैं जो सामान्य पुलिस की भूमिका निभा रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति महामारी से निपटने के लिए क्वारंटीन का उल्लंघन न करे। यह सैन्य निगरानी को बड़े पैमाने पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है और आधुनिक सिनेमा में इसका अक्सर प्रतिनिधित्व किया जाता है, जो जल्द ही घटित होने वाली घटनाओं का जिक्र करता है। अगर कोई समाधान इस फैलने वाले महामारी वायरस को रोकने में सक्षम साबित नहीं होता है, तो इससे हम यह देख सकते हैं कि हमारे जीवन में दुख, दर्द और मृत्यु के समान प्राचीन युग कैसे होंगे। हम घातक स्थानिक बीमारियों द्वारा शीघ्रता से फैलने वाली एक प्राचीन दुनिया का उल्लेख कर रहे हैं, जो हर जगह उच्च मृत्यु दर और विपत्तियां पैदा करती थी। इसलिए यह कारण हो सकता है कि हमारे बारे में बात हो रही है कि हमें किसी आसमान महिमा के प्लेग का सामना कर रहे हैं जो लाखों लोग की जान ले रहा है। शायद इस संक्रामक संकट को छुपाने के लिए आंकड़ों में बदलाव किया जा रहा है, जैसा कि कई लोगों ने दावा किया है। उदाहरण के लिए, चीनी सरकार के अनुसार उन्होंने अपेक्षाकृत कम मौत और बहुत कम मामलों के साथ वायरस को हरा दिया है।
क्या वे इस विचार को बढ़ावा देकर सच्चाई को छिपा सकते हैं और ये जता सकते हैं कि समस्या को दूर किया गया है? कई शोधकर्ता देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला पर्दे के पीछे से किया जा रहा है और उनका दावा है कि परीक्षणों को अब वितरित या प्रशासित नहीं किया जा रहा है, और यही नहीं, आंकड़ों को संशोधित भी किया गया है क्योंकि तथ्य उजागर किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। खासकर यह देखते हुए कि चीन सबसे घनी आबादी वाली देश है, और तो और यह महामारी भी चीन के वुहान से ही शुरू होकर पूरे दुनिया में तेजी से फैली है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वुहान वही शहर है जहां विश्व सैन्य खेल आयोजित किया गया था और जहां नए उच्च आवृत्ति वाले टेलीफोन नेटवर्क का रोल आउट पहली बार शुरू हुआ था। हालांकि जो नहीं कहा जा रहा है वह यह है कि यह प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और मन के आक्रमण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा पर्यावरण और मानव, पशु और पौधों के जीवन के लिए अभूतपूर्व जोखिम पैदा करती है। यह इंसानों और सभी जीवित चीजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उजागर करता है, वो भी ऐसे अकल्पनीय तरीकों से जिसकी कल्पना भी हमने शायद पहले कभी नहीं की होगी। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपूरणीय आनुवंशिक क्षति, ध्यान और स्मृति की कमी, न्यूरोलॉजिकल विकार, सेलुलर तनाव और हानिकारक मुक्त कणों में वृद्धि का उत्पादन करता है। यह प्रजनन प्रणाली के भीतर संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तनों को भी उत्तेजित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करता है तथा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध को बढ़ावा देता है और उन कारकों के संयोजन को पैदा करता है जो संभावित रूप से कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अति संवेदनशीलता को तेज करता है तथा चक्कर आना, मतली, भूलने की बीमारी, कंपकंपी, हृदय तालता और अन्य तीव्र और दर्द जैसे लक्षण पैदा करता है। इस कारण से इस हाई स्पीड नेटवर्क को दुनिया भर में प्रवर्तित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों को जो हो रहा है उसे साकार किए बिना अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंटीना को लॉकआउट में बिछाकर वे इसका का फायदा उठा रहे हैं। इस बीच वे एक नए उपग्रह नेटवर्क को अंतरिक्ष में लॉन्च करके अवसर का फायदा उठा रहे हैं। अभी के लिए 300 उपग्रहों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि चरण 1 के अंत तक लक्ष्य कुछ 4400 उपग्रहों को स्थापित करने का है और फिर कुल 7500 तक पहुंचने का, जो कि पहले से ही अधिकृत कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य पूरे ग्रह को उच्च आवृत्ति सिग्नल प्रसारित करना है। जब भी वे एक ब्रॉडबैंड उपग्रह नेटवर्क की पेशकश करते हैं तो वे उच्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पर आधारित इस नई तकनीक के सभी दुष्प्रभाव को बढ़ा देते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि चीन में पिछले 3 महीनों में 21 मिलियन से अधिक टेलीफोन लाइनें बंद हो गई हैं, और क्योंकि सेलुलर फोन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इस पर विचार करते हुए यह पता चलता है कि वायरस से होने वाली मृत्यु काफी अधिक है। दरअसल चीन में वे उपयोगकर्ता की पहचान तथा प्रक्रिया, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को रिकॉर्ड किया जाता है। वे अपने बैंक खातों से जुड़े होते हैं, जिनका उपयोग सरकार द्वारा सत्यापित व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी को रिकॉर्ड करने और ट्रेन टिकट के लिए भुगतान करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कई अन्य अनुप्रयोगों और डेटा को संभालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
हिप्पोक्रेट्स द्वारा मेडिकल साइंस का आधार स्थापित करने से पहले ऐसा माना जाता था कि कोई महामारी दैवीय शक्तियों की सजा का नतीजा होती थी, और इस मान्यता का धार्मिक पुस्तकों और पुराने धर्म रहित टेक्स्ट जैसे कि ओविड, प्लाटो, प्लूटार्क, लेवी और प्लाइनी की राइटिंग में भी समर्थन किया गया है। हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से प्लेग गर्म और चिपचिपे मौसम में होता था। महामारी के ऊपर लिखी गई उनकी तीसरी किताब में उन्होंने नोट किया कि हवा की क्वालिटी और मौसम के बदलने की वजह से प्लेग होते थे, जबकि एरिस्टोटल के हिसाब से यह सेलेस्टियल बॉडीज खगोल पिंड की वजह से होते थे। सबसे खतरनाक प्लेग जिसने पूरे एंशिएंट वर्ल्ड को तबाह करके रख दिया था वह 428 बीसी में आया एथेंस का प्लेग था। यह हिस्टोरियन थुसिडाइड्स द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया था, जिन्होंने बताया कि किस तरह यह शहर के ज्यादा आबादी वाले इलाकों में फैला और दम घुटाने वाली गर्मी और लगातार हो रहे युद्धों के बीच शुरू हुआ था। इस महामारी के बारे में उनके द्वारा लिखे गए क्रॉनिकल में इतनी कीमती जानकारी मौजूद है कि वे इतिहास में याद रखने लायक है। जैसे ही गर्मियां शुरू हुई, पेलोपोनेशियन आर्मी और उनके एलाइज ने एटिका पर हमला कर दिया। उनके वहां होने के कुछ ही दिन बाद एथेंस में प्लेग फैलने लगा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी ही मिलती जुलती बीमारी पहले कुछ जगहों पर फैली थी, खास तौर पर लेमनोस में, पर किसी भी और जगह इस तरह की कोई महामारी फैलने का रिकॉर्ड नहीं है जिसने इंसानों के जीवन में इस हद तक तबाही मचा कर रख दी हो। कुछ समय तक फिजिशियंस को इस बीमारी के नेचर के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उन्होंने इलाज करने की कोशिश करी, पर इनसे कोई फायदा नहीं हुआ और सबसे पहले वही लोग इस बीमारी की चपेट में आए, क्योंकि सबसे ज्यादा कांटेक्ट में वही थे। हेल्थ वर्कर्स की मौतें आजकल हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और केयर करने वालों के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। वह एक फायर की लाइन में है और एक अदृश्य एनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे भी ज्यादा उदास करने वाली बात यह है कि इस इविल के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज भी नहीं है। परेशान होने के अलावा उनके पास ऐसा कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है जो इन्फेक्शन के खिलाफ उन्हें बचा सकता है, ताकि वे उन हजारों लोगों की मदद कर सके जिनको उन्हें अटेंड करना है। यहाँ तक इस बात की काफी शिकायतें हैं कि कई संस्थान इस महामारी के खिलाफ रिएक्ट करने और जरूरी इक्विपमेंट देने में काफी देर लगा रहे हैं, जबकि हेल्थ वर्कर्स को खाली हाथ ही वायरस से लड़ना पड़ रहा है और हजारों पेशेंट्स की मौत हो रही है। इस आपदा में हम जिस सामाजिक और आर्थिक तबाही का सामना कर रहे हैं, उसके अलावा हमें यह भी नहीं मालूम कि सरकारें होम मॉर्टगेज, सब्सिडीज, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, पेंशन्स, पब्लिक एम्प्लॉइज के वेतन, बेरोजगारी बेनिफिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बारे में क्या करने के विचार में है और किस तरह से पब्लिक सर्वेंट्स, फिजिशियंस, हेल्थ केयर पर्सनल, स्कूल टीचर्स और मिलिट्री की मदद की जाएगी। इतनी ज्यादा सब्सिडीज को मेंटेन करना तो वाकई मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स मंदी का असर पूरी जनसंख्या पर पड़ेगा और सरकारों के पास उन्हें सपोर्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ऐसे कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि यह महामारी कम होगी, और इस तरह की आपदाएं तो वैसे भी लंबे समय तक चलती हैं। पेलोपोनेशियन युद्ध के दौरान एथेंस के प्लेग से लेकर कॉलरा, टाइफाइड, मलेरिया जैसी कई महामारियों ने इतिहास में कई देशों पर बुरे असर डाले हैं। बावजूद इसके, जैसा कि हमने पहले बताया है, एथेंस का प्लेग ग्रीस दुनिया का सबसे खतरनाक संक्रमण था और इसे डिटेल में थुसिडाइड्स द्वारा डॉक्यूमेंट किया गया है। इन हिस्टोरियन के हिसाब से यह इथियोपिया से आया था और टाइफाइड का बुखार हो सकता था। हीरोपेरकल्स सबसे पहले चपेट में आने वाले लोगों में से एक था, पर कुल मिलाकर इसने 3 लाख लोगों को प्रभावित किया था। जिस तरह ग्रीस में टाइफाइड का बुखार हुआ था, उसी तरह प्राचीन रोम में 3री सदी में प्लेग आया था, जिसे एंटोनाइन प्लेग कहा जाता है, और यह लगभग 30 साल तक चला था। यह राजा मार्कस ऑरेलियस का शासनकाल था, जो इसके सबसे प्रसिद्ध विक्टिम्स में से भी एक थे। इस कारण हर रोज लगभग 5000 लोगों की मौत होती थी और कुल मिलाकर इस पूरे रीजन में 5 से 20 मिलियन लोगों की मौत हुई थी।
जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, इंटोनाइन प्लेग का मार्कस ऑरेलियस से नजदीकी संबंध है और इसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे राजा इंटोनाइन वंश के थे। इसमें रोमन एम्पायर की राजधानी को तबाह कर दिया था और इटालियन पेनिनसुला में फैलकर गाउल तक पहुंच चुका था, जो जगह आज फ्रांस है। 9 दिन बाद होने वाली खतरनाक मौत से पहले आंखों, मुंह और पूरे शरीर में जलन, सांस में बदबू, स्किन लाल होना, बहुत खांसी आना, गैंग्रीन, जी मिचलाना, उल्टी आना, हेलुसिनेशन, मतिभ्रम आदि इसके सिम्टम्स थे। टाइफाइड फीवर, जिसे एंटरिक फीवर भी कहा जाता है, अभी भी होता है और इसके सिम्टम्स बाकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों जैसे ही हैं। यह बुखार गंदे खाने और पानी की वजह से फैलता है। 19वीं सदी में ऐसा माना जाता था कि टाइफाइड और अन्य महामारी वाली बीमारियां ऑर्गेनिक मटेरियल के सड़ने से पैदा होने वाली दुर्गंध या बदबू की वजह से होती थी। इस मान्यता की वजह से इंग्लैंड में कानूनों की एक सीरीज बनाई गई, जिसकी वजह से टाइफाइड से होने वाली मौतों की संख्या कम हुई। 1862 में द लांसेट नाम की ब्रिटिश जर्नल ने डिक्लेयर किया कि हाल ही में अपॉइंट किए गए ऑफिशियल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स शहर को साफ करने की कोशिश में इतने सफल थे कि उन्होंने वर्किंग क्लास घरों से टाइफाइड को बाहर निकाल दिया था और पानी को पूरा साफ कर दिया था। पर फिर भी यह डर समाज के ऊपरी स्तरों तक पहुंच गया क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट की 42 साल की उम्र में विंडसर कासल में टाइफाइड होने की वजह से मृत्यु हो गई थी। दूसरी सदी का प्लेग, जिसे सेंट सिप्रियन, जो कि उस समय कार्थेज के आर्चबिशप थे, की महामारी भी कहा जाता है, एम्पेरर डायोक्लिशियन के राज्य में शुरू हुई थी और यह स्मॉल पॉक्स और हेमरेजिक बुखार के बीच का एक क्रॉस थी। 20 साल तक चलने के अलावा यह महामारी वाला फ्लू बहुत तेजी से ग्रीस और इटली में फैल गया और इसने पूरे रोमन एम्पायर को तबाह कर दिया। यह बीमारी बहुत तेज दर्द के साथ शुरू होती थी और हर रोज लगभग 4000 लोगों की जान लेती थी। स्मॉल पॉक्स ने पूरे यूरोप पर गहरा असर डाला और लगभग 60 मिलियन लोगों की जान ली। लगातार हो रहे आउटब्रेक्स के दौरान इस महामारी में पावर के सबसे ऊंचे स्तरों को भी प्रभावित किया, जिस कारण सत्ता में रहे कई राजाओं की मौत हुई। इसमें किंग लुइस भी शामिल थे, जो स्पेन के पहले थे और उन्होंने केवल 229 दिनों तक राज किया था। देश के इतिहास में उनका शासनकाल सबसे छोटा रहा है। 1724 में केवल 17 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी। मेरी, इंग्लैंड की दूसरी रानी की किस्मत में भी यही था, जिनकी 32 साल की उम्र में 1694 में मौत हो गई। लुईस, जो कि फ्रांस के 15वें राजा थे, की 1774 में और स्वीडन की रानी अल्रिका एलियनोर की मौत 1741 में हुई। इन दोनों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। स्मॉल पॉक्स में दुनिया के कई लीडर्स, जैसे कि ऑस्ट्रिया के राजा जोसेफ द फर्स्ट की 1711 में, सार पीटर द सेकेंड ऑफ रशिया की 1730 में और किंग वंश के कई चाइनीज राजाओं की जान ली। 19वीं सदी में लगातार होने वाले कॉलरा पेंडेमिक ने न सिर्फ समाज के निचले स्तरों को प्रभावित किया, पर अपर क्लास एज के लोगों की भी जान ली। इसके एग्जाम्पल्स है चार्ल्स द 10th, जो कि 1836 में फ्रांस और नावर के राजा थे, और पीटर द फर्स्ट, जो कि 1861 में पुर्तगाल के राजा थे, की हुई मौतें। इन खतरनाक प्लेग्स जिन्होंने पूरी दुनिया पर असर डाला से आगे बढ़ते हुए हम इस बारे में क्या कह सकते हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि अगर अभी की महामारी को बढ़ने दिया गया और ठीक समय पर नहीं रोका गया तो यूएन के हिसाब से यह पूरी दुनिया में कई मिलियन लोगों की जान जा सकती है। वे ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि इस रेट पर तो यह एक ऐसा प्लेग बन सकता है जो विश्व की आबादी को काफी हद तक कम कर देगा। यह इबोला वायरस का केस है जो अभी भी अफ्रीका में कई मिलियन लोगों को संक्रमित करता है और आज तक यह मॉडल इतिहास में सबसे प्रॉब्लमेटिक महामारी है। नोट करने की बात है कि इबोला वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी, पैपिलोमा वायरस,
HIV और अभी की महामारी का वायरस एक जानलेवा वायरल लोड के कैरियर हैं और पूरे विश्व की मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं। पूरी दुनिया ने अफ्रीका में हाल ही में फैली इबोला महामारी की तरफ ज्यादा फिक्र नहीं दिखाई, खास तौर पर 2009 में हुई वैश्विक महामारी की टेंशन के बाद। बावजूद इसके इबोला पर एक शोध पब्लिश करने से पहले 5 रिसर्च साइंटिस्ट की रहस्यमयी सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज तो रिएक्ट करने में काफी स्लो रही, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस था कि यह महामारी, जो कि एक जानलेवा इन्फेक्शन से संबंधित थी और संक्रमित व्यक्तियों में से 90% लोगों की जान ले सकती थी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बावजूद इसके यूएस गवर्नमेंट ने लाइबेरिया और सेनेगल में इस जानलेवा इबोला महामारी से लड़ने और इसे खत्म करने के लिए हजारों सैनिक भेजे। पर इन लड़ाकू ट्रूप्स को क्यों भेजा गया? क्या युद्ध डिक्लेयर कर दिया गया था? क्या कंस्ट्रक्शन टीम्स और इंजीनियर को भेजना ज्यादा ठीक नहीं होता, जैसा कि एक सामाजिक आपदा के केस में होना चाहिए था? जैसा कि डॉक्यूमेंट्री 89 में बताया गया है, क्या जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लातविया और एस्टोनिया में 2020 में आए 20,000 सैनिकों से कुछ समझा जा सकता है? क्या यह किसी खतरे को रोकने के लिए था, या इस पैथोजेनिक वायरस से कुछ और ही पर्पस संबंधित है? क्या यह मुमकिन है, जैसा पॉल क्रेग रॉबर्ट्स ने समझाया, कि यूएस सोल्जर्स का इस्तेमाल वैक्सीनेशन को टेस्ट करने और इबोला को खत्म करने के लिए किया गया था, या इस बात का कोई और नकारात्मक पहलू हो सकता था? क्या इस महामारी से प्रभावित हुए ज्यादा व्यक्तियों को यूनाइटेड स्टेट्स में लाना ही मकसद था? क्या उसे उन यूएस सोल्जर्स से जोड़ा जा सकता है जो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हिस्सा लेने के लिए वुहान, चाइना गए थे? इसके साथ ही 7 रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट, जो कि इबोला पर एक स्टडी पब्लिश करने वाले थे, की हुई रहस्यमयी मौतें बहुत शॉकिंग थी। यह मलेशिया एयरलाइंस की एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जाने वाली फ्लाइट के 298 पैसेंजर्स में से थे। इनमें से करीब 100 लोग एड्स पर एक कन्वेंशन अटेंड करने वाले थे, पर प्लेन क्रैश होने की वजह से उन सभी की मौत हो गई। इनमें से कई एक सपर्क्स मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 20वीं इंटरनेशनल एड्स कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, और इस इवेंट को हमने डॉक्यूमेंट्री 27 पार्ट 2 में डिटेल में समझाया है। कई लोगों ने इस हवाई उड़ान आपदा वाले इंसिडेंट को बहुत आसान बताया, क्योंकि ये सब फ्रंटलाइन वीरोलॉजिस्ट थे जो इस महामारी की ओरिजिन, नेचर और क्योर के बारे में काफी कुछ डिस्कवर करने योग्य थे। जिनकी मौत हुई वे शायद इन आरोपों को भी सपोर्ट कर सकते थे कि यह पूरी इबोला महामारी एक रहस्यमयी स्कैम है, जिसे गलत पॉजिटिव्स से बनाया गया है ताकि इसके खिलाफ एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सके, जो सिर्फ इसे और फैलाएगी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम मेंगडाल का मानना है कि इबोला आउटब्रेक, जिसने 14,000 से ज्यादा लोगों की जान ली, एक यूएस बायोवेपन का नतीजा हो सकता है। यहाँ तक कि अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ लिबेरिया के एक साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि इबोला वायरस का क्रिएशन यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा कंडक्ट किए जा रहे मेडिकल एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा था। डेली ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर के मोनरोविया एडिशन में पब्लिश हुए एक आर्टिकल के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ लिबेरिया के साइंटिस्ट और फाइटोपैथोलॉजी प्रोफेसर ने कहा कि अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक के पीछे वेस्ट और खास तौर पर यूएस का ही हाथ है। कहा जाता है कि वेस्ट अफ्रीका की इबोला महामारी जानबूझकर बनाई गई है और इसका मकसद था लियोन, लिबेरिया और गिनी की जनसंख्या को कम करके इन इलाकों में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कहे जाने वाले परोपकारी जॉर्ज सोरस, प्रसिद्ध बैंकर मोहम्मद यूनुस, बिग फार्मा और यूएस मिलिट्री द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न को बढ़ाना।
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने खुद ऐसा माना और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह पब्लिश्ड है कि पहले भी जानलेवा इन्फेक्शंस का इस्तेमाल करके यूएस गवर्नमेंट ने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए थे। हमें यह भी चीज पॉइंट आउट करनी चाहिए कि प्लेग की शुरुआत चाइना में हुई थी। यह महामारी वहां 1333 में शुरू हुई थी, एक खराब कोहरे के बाद जिसने हवा को इन्फेक्ट करके उसमें एक गंदी बदबू पैदा कर दी थी। कुछ टेक्स्ट में ऐसा भी लिखा है कि यह बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंची थी, यह शायद गंदी हवा में सांस लेने की वजह से फैली थी। पूरे 1382 में हवा चली ही नहीं, जिसकी वजह से हवा के बदबूदार हो जाने से महामारी फैल गई और यह प्लेग एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पास हुआ। जिस भी व्यक्ति की इसकी वजह से मौत हुई उसे यह सीधे हवा से मिला। दूसरा अकाउंट यह कहता है कि लोग इस बात को मान चुके थे कि जिस किसी को यह बीमारी हुई थी वे बाहर के हल्के कोहरे की वजह से हुई थी, जैसा कभी कभी डिस्क्राइब किया जाता है। इतिहास में यह भी लिखा है कि एक काफी प्रसिद्ध व्यक्ति मिचेल डी नोस्ट्राडेमस ने 22 साल की उम्र में मोंटेपेलियर को तबाह करने वाले प्लेग से लड़ने के लिए कई प्रोटेक्टिव पाउडर सफलतापूर्वक इन्वेंट किए। बीमारी के खिलाफ उनकी जंग कई सालों तक चलती रही और इस वजह से वे टुलूज और कारकासोन जैसे शहरों में भी गए, जहां पर वे शहर के बिशप के पर्सनल फिजिशियन थे।
कई दशकों तक उन्होंने साइंटिफिक स्टडी की और अपने ज्ञान को प्रैक्टिकल फील्ड वर्क में लगाने की कोशिश की। क्योंकि ब्लैक प्लेग कई सालों से यूरोप में काफी तबाही मचा रहा था और हर तरफ फैली मायूसी और लाचारी की आड़ में कई उपदेशक और संत बढ़ने लगे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि किए जाने वाले उपचारों में से कोई भी कारगर नहीं था और प्लेग को फैलने से कुछ नहीं रोक पा रहा था। बीमार लोग बंद कमरों में मर रहे थे क्योंकि हवा को इस बीमारी के फैलने का कारण माना जाता था, जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल इंसानों को लॉकडाउन में रखा जा रहा है। इसके बावजूद नोस्ट्राडेमस ने साफ सफाई, ताजी हवा और कुछ जड़ी बूटियों से इस प्लेग को अटैक किया। प्लेग के खिलाफ अपनी लड़ाई की वजह से नोस्ट्राडेमस की फिजिशियन के तौर पर प्रसिद्धि बढ़ने लगी और जिस तरह की हीलिंग उन्होंने की उसे चमत्कारी माना जाने लगा। पर जब यह जानलेवा त्रासदी और ज्यादा बेरहमी से बढ़ने लगी तो उन्हें समझ आया कि वे इस फैलती हुई बीमारी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे और उनके पास अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने का कोई तरीका नहीं था, जिन सभी की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। दुनिया भर में तबाही मचाने वाले प्लेग्स के डिस्कशन में इटालियन पोएट दांते एलिगीरी का नाम भी शामिल है। डिवाइन कॉमेडी नाम की किताब में उन्होंने पृथ्वी के अंदर के अपने सफर को डिस्क्राइब किया है। 29वें कैंटो में वे 10वें गड्ढे में खड़े हैं और वहां की डरावनी चीजों को देखते हुए उन्होंने बताया कि वे एकदम इटालियन हॉस्पिटल और मलेरिया फैले हुए जगहों के जैसा था, जिनकी बदबू की तुलना नर्क से भी नहीं की जा सकती थी। जब उन्होंने रोग ग्रसित शरीरों और लोगों को एक के ऊपर एक पड़े देखा तो उन्होंने उसकी तुलना अर्जिना के एंशिएंट प्लेग से की, जिसने इस ग्रीक आइलैंड की पूरी जनसंख्या को खत्म कर दिया था। कई लोगों का मानना था कि यह ब्लैक प्लेग से भी ज्यादा फैला था, जिसने 1348 में फ्लोरेंस शहर की आबादी को काफी कम कर दिया और इस बीमारी ने शहर में रहने वाले 1,20,000 लोगों में से 1/3 की जान ले ली थी। एक एडिशनल चीज और 1926 में जोहानेस नॉल ने एक महामारी के बारे में लिखा जिसने 17वीं सदी में इटली में बर्बादी मचा दी थी। 1656 में इटली में प्लेग के दौरान दिन और रात में बिजली कड़कने के साथ साथ एक बड़ी आर्मी का शोर शराबा सुनाई देता था, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। जर्मनी में कई जगह एक ऐसी आवाज सुनाई पड़ती थी जैसे कि सड़क पर अपनी इच्छा से कोई शव वाहन जा रहा हो। इसी टॉपिक पर यह याद करना भी दिलचस्प है कि वियना ऑस्ट्रिया से आने वाले ब्लैक प्लेग, जिसने पहले ही 76,000 लोगों की जान ली थी, ने 1681 में प्राग पहुंचने के बाद इस शहर के 85,000 लोगों को भी मार दिया। इस रहस्यमयी तबाही के साथ ही उस प्लेग के इतिहास के बारे में क्या कहा जा सकता है जो राजा जस्टिनियन के समय पर हुआ था? इसे जस्टिनियन प्लेग कहा जाता है और इसका नाम लैटिन ओरिजिन के बाइजेंटाइन राजा के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में ईस्टर्न रोमन एम्पायर पर राज किया था। इतिहास में इससे पहले वैश्विक महामारी माना जाता है। उनका मकसद था ईस्टर्न रोमन एम्पायर को एंशिएंट रोम की ऊंचाइयों तक वापस पहुंचाना, पर उनकी सारी इच्छाएं अधूरी ही रह गई। यह उनकी गलती की वजह से नहीं बल्कि उस प्लेग की वजह से हुआ था जिसने पूरे बाइजेंटाइन एम्पायर में 50 से 100 मिलियन लोगों की जान ली थी। इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो आज टर्की है, और 600 से 700 BC के बीच इस्लामिक देशों में फैलने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में क्या कहा जा सकता है? फिर आता है 1665 और 1666 में इंग्लैंड में फैलने वाला बुबोनिक प्लेग, जिसने 75,000 से 1 लाख लोगों की जान ली थी। लंदन में एक बड़ी आग लग जाने के साथ जब तक यह महामारी खत्म हुई तब तक इस शहर में रहने वाले 1/5 लोगों की मौत हो चुकी थी। उस खतरनाक प्लेग के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसने फ्रांस में 1,60,000 लोगों की जान लेकर मार्सेल और प्रोवेंस की आधी आबादी को ही खत्म कर दिया था? इन सब से हम यह समझ सकते हैं कि ऐसा सिर्फ अतीत में ही नहीं होता था। आज हम एक वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं जो बिना रुके फैलती जा रही है, और जब तक इसका कोई कारगर इलाज डेवलप नहीं होता तब तक इस पैथोजेनिक वायरस का रुकना बहुत मुश्किल है। जैसा कि हमने देखा, उसके आधार पर यह समझ आता है कि सरकारें इसे खत्म करना ही नहीं चाहती हैं, जबकि उनके पास दवाइयां या जेनेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे रोकने के सारे माध्यम है।
ऐसा भी मुमकिन है कि अपना दुष्ट एजेंडा पूरा करने के साथ ही हम सभी का इस दुनिया से खात्मा करने के लिए सरकार एक ग्लोबल जिनोसाइड करना चाह रही है, जैसा कि कुछ सदियों पहले भी करने की कोशिश की गई थी। यह मत भूलिएगा कि हमने ओल्साइन प्लेयर्स की डॉक्यूमेंट्री 19 पार्ट 1 में इंसानों को टारगेट करते एक क्रूर और बर्बादी फैलाने वाले एजेंडे के बारे में बताया है, जिसका मकसद है पूरी इंसानी आबादी को खत्म करना।
इतिहास में ये एकमात्र महामारी नहीं है जिसने मानवता को प्रभावित किया है। स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा ए से होने वाली असामान्य तरह से गंभीर और फैलने वाले फ्लू जैसी बीमारी है। सबटाइप H1N1 इसने 1918 और 1920 के बीच दुनिया भर में 50 से 100 मिलियन लोगों को मार दिया। इसके कई पीड़ित स्वस्थ, वयस्क और युवा थे। बाकी फ्लू महामारियों से अलग जो अक्सर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित करती हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि स्पेनिश फ्लू को हमेशा स्पेन में शुरू हुआ माना गया, लेकिन सच यह है कि यह इबेरियन पेनिनसुला में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि यह पहली बार 4 मार्च 1918 को अमेरिका के कंसास में अमेरिकी सैनिकों के बैरक में पाया गया था। बाद में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के साथ यह फ्रांस में पाया गया, जिसके बाद यह पूरे यूरोप में फैलने लगा। इसे स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया क्योंकि यूरोप की तुलना में स्पेन में इस महामारी को काफी अटेंशन दिया गया था, क्योंकि यह हिस्पैनिक देश पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, और इसका नतीजा यह हुआ कि बीमारी के बारे में जानकारी सेंसर नहीं की गई, खास तौर पर रोज होने वाले हजारों इन्फेक्टेड नागरिकों और अनगिनत मौतों का समाचार। हालांकि उस समय स्पेनियार्ड्स ने शुरू में वायरस के प्रकोप पर ज्यादा यकीन ही नहीं किया। इसके 2 महीने बाद जब यह पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में दिखाई दिया, तब एक स्पेनिश अखबार ने हल्के प्रभावों के साथ एक फ्लू जैसी बीमारी की खबर को कवर बना दिया था। हालांकि उस समय मीडिया ने इसकी घोषणा कुछ इसी तरह से की, पर यह भी कहा जाना चाहिए कि उस पहली गर्मियों के दौरान बीमारी कमजोर हो गई, लेकिन ठंड के आने के साथ यह और तेजी से जानलेवा होने लगी, खास तौर पर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। हालात इतने खराब हो गए कि स्वास्थ्य सेवाएं कोलैप्स हो गईं, जबकि कई डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा सहायकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्या पहले वर्ल्ड वॉर और स्पेनिश फ्लू के बीच एक संबंध है? क्योंकि क्या वजह थी कि लाखों सैनिकों को एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई थी? कई हिस्टोरियंस का मानना है कि 1918 से 1920 तक का स्पेनिश फ्लू पहले वर्ल्ड वॉर का एक प्रोडक्ट था, जिसके दौरान सैनिक खराब हालातों में रहते थे, जिससे फ्लू एक घातक स्ट्रेन में बदल गया। दरअसल वॉर एक अच्छा मौका पैदा करता है जिसमें सैनिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई वैक्सीन्स दी जा सकती हैं। इसलिए वॉर और फ्लू के बीच एक कनेक्शन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पैथोजेनिक वायरस से युक्त दर्जनों विषैली गैसों के संपर्क में आते रहते हैं, जिन्हें गैलन द्वारा सैनिकों पर छिड़का जाता था। इसके अलावा लाखों नौजवानों को कैंप्स और ट्रेंचेस में रखा जाता था, जिससे वे ठंडी और सर्दी के संपर्क में आ जाते थे। जानलेवा महामारी से होने वाली मौतों की वजह से कई शहरों और कस्बों में एक ठहराव आ गया, क्योंकि यूरोप और पूरी दुनिया में लाशों के ढेर कचरे में बदल गए थे। हेल्थ अथॉरिटीज द्वारा अनिश्चित तरीके से जवाब दिए जाने से और स्थिति को गंभीरता से न लेने की वजह से ऐसा हुआ, जिस कारण जनता का उन पर से भरोसा उठ गया और मीडिया रोज उनकी हरकतों पर सवाल खड़े करने लगी। यही चीज अब उस महामारी के साथ हो रही है जो हमें प्रभावित कर रही है। आज तक वास्तविक मृत्यु के बारे में कोई विश्वसनीय डेटा नहीं है। जहां तक 1918 वायरस का सवाल है, इसने वंशानुक्रम को भी नहीं छोड़ा। स्पेन के राजा और उस समय के राज्य प्रमुख को भी फ्लू हुआ। साथ ही 50 मिलियन से अधिक लोग इस विनाशकारी घातक बीमारी से मारे गए। इसी आखिरी जर्मन राजा विल्हेम सेकेंड, साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भी इस भयानक वायरस से प्रभावित हुए। यह याद रखना जरूरी है कि हालांकि हम इस बीमारी की बड़ी पहुंच और इससे होने वाली लाखों मौतों पर चर्चा कर रहे हैं, हमें यह भी महसूस करना होगा कि आज की वास्तविकता 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों की नहीं है, जिसमें वॉरफेयर और वायरस को फैलने से रोकने के तरीकों की खोज के संबंध लिमिटेशंस कमियां थी। अब हम एक ऐसे युग में रहते हैं जिसमें बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है।
हमें शक्तिशाली केमिकल जहर, जियो इंजीनियरिंग और इसकी अदृश्य नैनो टेक्नोलॉजी से एक सपोज करने के अलावा हम पर नैनो पार्टिकल्स की एक पूरी सीरीज के साथ साथ नैनोमेट्रिक एल्यूमिनियम से बने अव्यक्त न दिखने वाले नैनो चिप्स और नैनो रोबोट का भी छिड़काव किया जा रहा है। डस्टर प्लेन्स से केमिकल ट्रेल्स के माध्यम से छिड़काव के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं। यह सब हमारे जीवन को बदलने और हमारे डीएनए को संकरण हिब्रिडाइज करने के लिए किया जा रहा है, जबकि लाखों लोग अपनी पहचान खो देते हैं और वास्तविकता से अलग हो जाते हैं। जैसा कि साए में रहते हुए सरकार हमें हर चीज के लिए मजबूर कर रही है। हम हवा से एडमिनिस्टर होने वाले वैक्सीन के माध्यम से एक नए युग का अनुभव कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नैनो माइक्रोचिप्स को बड़े स्केल पर दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के इरादे से वैक्सीन में डाला जाता है। इस प्रकार इस्तेमाल किए जाने वाले स्ट्रक्चर्स 1 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं और मटेरियल्स और डिवाइसेस को नैनोमीटर में मापा जा सकता है, जो एक बाल की थिकनेस से 1 लाख गुना छोटे होते हैं। इसी तरह एशियन फ्लू एक एवियन फ्लू महामारी थी जो 1957 में चीन में शुरू हुई थी। कुछ ही महीनों में यह हांगकांग और सिंगापुर में फैल गई और वहां से भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी फैल गई। मई और जून के महीनों के दौरान वायरस पूरे ओरिएंट में फैल गया। जुलाई और अगस्त में यह अफ्रीका में विस्तारित हुआ। बाद में अक्टूबर और नवंबर के बीच यह यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गया। 10 महीनों से भी कम समय में वायरस ने वैश्विक प्रसार हासिल कर लिया और लगभग 2 मिलियन लोग मारे गए, ज्यादातर एशिया में। ट्रांसपोर्ट और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के कारण भी महामारी काफी तेजी से फैल गई। वायरस का म्यूटेशन भी एक अन्य कारण माना जाता है। बाद में हांगकांग फ्लू हिट हुआ। इसे 20वीं सदी की तीसरी फ्लू महामारी माना जाता है, जिसने 2 मिलियन पीड़ितों की जान ली। इन्फ्लुएंजा ए वायरस सबटाइप H3N2 के एक नए वेरिएशन के साथ यह 1968 में शुरू हुआ, जिसने मिड जुलाई में हांगकांग में एक और सबटाइप को जन्म दिया। इसने एक बड़ी महामारी को जन्म दिया जो चीन में उत्पन्न हुई थी और वहां से एशियाई फ्लू की तरह ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के साथ दुनिया भर में फैल गई। 1997 में एशिया में एक बार फिर से एक अगला खतरा शुरू हुआ। इस बार यह एवियन फ्लू H5N1 था। इसने पक्षियों को संक्रमित किया और बाद में यह मनुष्यों में फैल गया, जिससे कई लोग बीमार हो गए और परिणाम स्वरूप वे मर गए। 2003 और 2004 में प्रकोप खास तौर से गंभीर थे, जब फ्लू से दसियों लाख पोल्ट्री और वाटरफाउल मर गए। बहरहाल यह वायरस लोगों में संक्रामक नहीं था, यह केवल पक्षियों के बीच और पक्षियों से लोगों में फैल सकता था। मानव से मानव तक न फैलने के कारण इस रोग का प्रभाव सीमित रह गया। इसी वजह से यह तय किया गया कि खतरे को कम करने के तरीके के रूप में पोल्ट्री झुंडों को नष्ट कर दिया जाए। और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (SARS) के बारे में क्या कहा जा सकता है, जिसका प्रकोप वुहान के समान वायरस के समान था। यह नवंबर 2002 में चीन में एक बार फिर उस प्रांत में दिखाई दिया जहां कैंटन शहर स्थित है। जैसा कि देखा गया, यह हांगकांग में चरम पर रहा और तेजी से हर कॉन्टिनेंट में फैल गया। उस मौके पर चीनी अधिकारियों ने जानकारी को ढक दिया और मार्च 2003 तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलार्म नहीं बजा। प्रकोप को 4 महीने बाद नियंत्रण में माना गया, जिसमें 422 से अधिक लोगों के संक्रमित होने के आंकड़े और 30 से अधिक देशों में 916 लोगों की मौत हुई। बाद में स्वाइन फ्लू के कई वेरिएशंस डेवलप हुए, जैसे इन्फ्लुएंजा जो 2009 में मेक्सिको में शुरू हुआ और बाद में दुनिया भर में फैल गया, जिससे दुनिया भर में अलार्म बज गया। जनता को एक महामारी फैलने की आशंका थी।
क्योंकि दर्ज किए गए मामलों में से कुछ H1N1 से संबंधित थे जो स्पेनिश फ्लू के लिए जिम्मेदार था और जिसने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 50 मिलियन से अधिक जानें ले ली थी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि 1976 की शुरुआत में एक स्वाइन फ्लू का प्रकोप शुरू हुआ जब न्यू जर्सी में एक मिलिट्री बेस पर एक सैनिक की मृत्यु हो गई, जो बाद में स्वाइन फ्लू के रूप में पहचाना गया। सैनिक की मौत और उसके 4 सहयोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के कारण बने इस मामले से अमेरिका में खलबली मच गई। यह उस घातक वायरस के समान था जिसने सदी की शुरुआत में स्पेनिश फ्लू को बढ़ाया था। इसके अलावा बाद में किए गए मेडिकल टेस्ट से पता चला कि इस बेस में 500 सैनिकों को यह बीमारी हो गई थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वायरस इस मिलिट्री बेस की सीमा से बाहर कभी नहीं फैला। फिर भी हजारों लोगों को बीमारी से बचने के लिए जो वैक्सीन लगाई गई थे, उसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स डेवलप होने लगे। स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक सांस की बीमारी है जो सुअरों को प्रभावित करती है और यह उनके बीच फैलती है। हालांकि इनमें से कुछ वायरस म्यूटेट हो गए और लोगों को संक्रमित करने की क्षमता हासिल कर ली, जिससे एक नया वायरस बन गया जिसमें इंसानों का टिपिकल डीएनए स्वाइन और एवियन वायरस थे। हालांकि यह बीमारी जल्दी फैल गई और यूनाइटेड स्टेट्स में काफी ऊंचे दरों पर फैली। बावजूद इसके यह उतना गंभीर नहीं था जितना कि मेक्सिको की शुरुआती रिपोर्ट में इंडिकेट गया था। बीमारी कई बच्चों और युवा वयस्कों में फैल गई, जिससे सामान्य फ्लू के मौसम की तुलना में अधिक लोग बीमार हो गए। आमतौर पर मौसमी फ्लू से जुड़ी 90% मौतें 65 से ज्यादा की उम्र के लोगों में होती हैं, जबकि H1N1 बीमारी से होने वाली 87% मौतें 65 साल से कम उम्र के लोगों को होती हैं। दो 214 देशों के प्रभावित होने के बाद पहली वैक्सीन सितंबर 2009 में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन में अधिकृत की गई थी। 5 महीने बाद दुनिया भर में 300 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। 10 अगस्त 2010 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी के खत्म होने की घोषणा की। फिर भी दुनिया भर में इसने 1,50,000 से 5,75,000 पीड़ितों को अपने चपेट में लिया।
दूसरी ओर जीका वायरस एक प्रकार के मच्छर द्वारा फैलता है और यह बुखार, बेचैनी, सिर दर्द और जोड़ों के दर्द के साथ एक संक्रमण पैदा करता है। यह महामारी ब्राजील में शुरू हुई और पूरे लैटिन अमेरिका को तबाह कर दिया। इसने कई मिलियन लोगों को संक्रमित किया और 4000 से अधिक मौतें हुईं। इसके सबसे भयानक साइड इफेक्ट्स में से एक माइक्रोसेफली के साथ हजारों शिशुओं का जन्म था। हालांकि वैज्ञानिकों के मुताबिक माइक्रोसेफली को जीका वायरस तक ट्रेस करना संभव नहीं है। बहरहाल मरने वालों की संख्या 4030 तक पहुंच गई है। और HIV वायरस से उत्पन्न भयानक महामारी के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बनता है और प्रतिदिन 8000 लोगों को मारता है? क्या यह बीमारी एक प्राकृतिक वायरस के कारण हुई थी या HIV एक आर्टिफिशियल वायरस है? जैसा कि एक रशियन वैज्ञानिक ने दावा किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने फोर्ट डेट्रिक में एड्स को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में विकसित किया था और यह कैदियों, समलैंगिकों और अन्य अल्पसंख्यकों पर परीक्षण किया गया था, जबकि बाद में अफ्रीका को इसके मूल स्थान के लिए दोषी ठहराया गया था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि HIV संक्रमण का फैलना स्मॉल पॉक्स के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ हुआ, जो कि अफ्रीका और ब्राजील में ज्यादा हुए। ये एकमात्र साउथ अमेरिकन देश है जहां एड्स के अधिकतम मामले थे और जिन्हें इस कैंपेन में कवर किया गया। सेंट्रल अफ्रीका में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दूसरी बार 14,000 हैतियन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। वे इसी तरह इस अभियान से जुड़े रहे और फिर घर वापस जाने लगे। एक समय था जब हैती सैन फ्रांसिस्को के समलैंगिकों के लिए एक खेल का मैदान बन गया था। बर्लिन में इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जैकब सेगल के शोध के अनुसार HIV को अमेरिका के बायो वारफेयर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विकसित किया जा सकता है, क्योंकि HIV जीनोम लगभग मीडिविशनल वायरस के समान है और जीनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से एड्स इन दोनों वायरस के बीच हाइब्रिडाइजेशन का नतीजा हो सकता है। यह भी कहा जाता है कि HIV की विनाशकारी क्षमता को इसके क्रिएटर्स द्वारा दूर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी पैथोलॉजी दोनों बीमारियों के दुष्प्रभावों को जोड़ती है। साइंटिस्ट जॉन सीन द्वारा किए गए शोध भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एड्स की ओरिजिन आर्टिफिशियल है और यह सरकारों द्वारा मैनिपुलेट किए गए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो सकता है, जिसमें अलग अलग वायरसेस को कंबाइन करके क्रॉस ओवर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह केवल किसी व्यक्ति के इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को ही नहीं बल्कि उनके दिमाग, आंतों और फेफड़ों को भी अटैक करता है। अन्य फिजिशियन और रिसर्च जैसे डॉक्टर होरोविट्स भी इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि HIV को 1970 के आखिर तक अमेरिका में समलैंगिक पुरुषों और अफ्रीका में कलर्ड अश्वेतावादियों में एक एक्सपेरिमेंटल वैक्सीनेशन प्रोग्राम, खास तौर पर हेपेटाइटिस B की वैक्सीन के द्वारा इंजेक्ट किया गया था। क्या ऐसा मुमकिन है कि यह वायरस सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा था? और क्या इसका इस बात से कोई संबंध हो सकता है कि कई रिसर्चर्स ने वार्निंग जारी कर दी थी कि यह एक आर्टिफिशियल वेपन हो सकता था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह की महामारी का सामना हम फिलहाल कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में जीनोसाइड मचाने के मकसद से बनाया गया है ताकि सिर्फ 500 मिलियन लोग ही बचे, जैसा कि जॉर्जिया USA के प्रसिद्ध डॉल्मेन मकबरे में कई भाषाओं में डिस्क्राइब किया गया है। पूरे इतिहास में यह भी नोट किया जाना चाहिए कि सारे जहरीले बायोलॉजिकल एजेंट और केमिकल जिनका इस्तेमाल अलग अलग पावर्स द्वारा वॉरफेयर के लिए किया गया है, जैसे कि टीयर गैस, क्लोरीन गैस, फॉस्जीन जैसी विषैली गैसें जो फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, और मस्टर्ड गैस जिसकी वजह से अंधापन और स्किन के कांटेक्ट में आने से बर्न्स होते हैं। इन सभी का इस्तेमाल ज्यादातर यूरोपियन पावर्स द्वारा वर्ल्ड वॉर I की समाप्ति के दौरान किया गया था। नपाम एक केमिकल फ्यूल या जेलेटिनस गैसोलीन जैसे अन्य एजेंट्स का भी युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, और अफसोस की बात यह है कि इन्हें निहत्ती आबादी के खिलाफ वियतनाम वॉर और अन्य युद्ध जैसे कि इराक और कोरियन वॉर के दौरान बुरी तरह से इस्तेमाल किया गया था।
पब्लिक प्रोटेस्ट के बावजूद कई लड़ाइयों जैसे कि 1976 से 1977 तक वेस्टर्न सहारा, 1980 से 1988 तक ईरान के खिलाफ और 1967 से 1982 में इजराइल में पैलेस्टाइन पर कब्जा करते हुए इनका इस्तेमाल किया गया। ब्राजील में 1972 में तानाशाही में, नाइजीरिया में 1969 में, इजिप्ट में 1973, सिप्रस में 1974, अर्जेंटीना में 1982 की तानाशाही में, सर्बिया में 1994 में, टर्की में 1974 से 1997 तक, एल साल्वेडर में 1980 से 1992 तक सिविल वॉर के दौरान और 1975 से लेकर 1992 तक अंगोला के सिविल वॉर में भी इसका प्रयोग किया गया था। अन्य तरहों के खतरनाक केमिकल एजेंट को भी डेवलप किया गया था, जैसे कि सारिन नर्व गैस, जिसकी थोड़ी सी डोज इस्तेमाल करने पर भी मौत या पैरालिसिस हो सकती थी। इस न्यूरोटॉक्सिक गैस का इस्तेमाल एरोसॉल्स में खाने और पानी को जहरीला बनाने के लिए भी किया जाता है। स्किन के संपर्क में आ जाने पर यह नर्वस इनफ्लक्स के ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से कन्वल्शंस और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कारण मौत हो जाती है। यह नर्व गैस 1939 में पेस्टिसाइड्स के साथ काम करने वाले नाजी साइंटिस्ट द्वारा जर्मनी में बनाई गई थी और इसे मिलिट्री पर्पस में एक केमिकल हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। चिली में अगस्तो पिनोशे की तानाशाही और 1980 में ईरान इराक वॉर के दौरान इस्तेमाल के लिए इसे जाना जाता है। 1994 में जापानी मेट्रो में एक आतंकवादी हमले में हथियार के तौर पर और 1995 में एक धर्म समूह द्वारा इसे इस्तेमाल किया गया था। 1993 में इस पर रोक लगा दी गई थी। बावजूद इसके ऐसा कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट में सीरिया के लोगों पर बॉम्बिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया। एजेंट ऑरेंज केमिकल वारफेयर में प्रयोग किया जाने वाला एक बहुत जहरीला एजेंट है। यह एक हर्बिसाइड है जिसका हाल ही में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया। इसमें इसे हवा से जंगल के निचले हिस्से में स्प्रे किया गया ताकि दुश्मनों के कवर को कम किया जा सके और जमीन को जहरीला बनाकर सिविलियन आबादी को खाद्य फसलों से वंचित किया जा सके। इसके साथ ही ये पानी को प्रदूषित करता है और अपने लंबे समय तक चलने वाले दुष्प्रभावों से फूड चेन को भी प्रभावित करता है। यह वियतनाम का एस्टीमेट है कि इसके इस्तेमाल से 3 मिलियन वियतनामी लोगों की जान गई थी और 5 लाख बच्चे कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए हैं। साथ ही वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के लोगों में इसकी वजह से अनगिनत ट्यूमर, कैंसर, अन्य सिंड्रोम और बीमारियां भी हुई है। एस्टीमेट के हिसाब से 1962 से 1970 के बीच यूएस के प्लेन्स द्वारा 40 मिलियन लीटर एजेंट ऑरेंज को एशियाई देशों के जंगलों पर स्प्रे किया गया था और अब वॉर के 40 साल बाद तक बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ जन्म ले रहे हैं। इससे संबंधित बात यह है कि बायोलॉजिकल वारफेयर उन वायरसेस, बैक्टीरिया या अन्य कीटाणुओं को इवॉल्व करता है जो आमतौर पर नेचर में पाए जाते हैं, पर लेबोरेटरी में उन्हें मॉडिफाई करके उनकी तेजी से फैलने की क्षमता और मेडिकल ट्रीटमेंट की रेजिस्टेंस को बढ़ाकर उन्हें और खतरनाक बनाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसे नए वायरस बनाए गए हैं जिनके खिलाफ हमारे पास कोई बचाव और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। प्लेग, इबोला, एंथ्रेक्स और स्मॉल पॉक्स को जन्म देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार या बायोटेररिज्म के तौर पर करके जानबूझकर उनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इनमें से सबसे खतरनाक हेमरेजिक बुखार जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं, जो कि इबोला और मार्बर्ग जैसे फिलोवायरस की वजह से होता है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पर अटैक होने की वजह से कई ऑर्गन फेल हो जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। अन्य जैसे कि बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स होता है। यह एक खतरनाक बीमारी होती है जिससे मौत भी हो सकती है। 2001 में पोस्ट किए गए लेटर्स से ट्रांसमिट होने की वजह से यूएस में इस बैक्टीरिया के कारण 5 लोगों की मौत हुई थी। न्यूमोनिक प्लेग में भी वही बैक्टीरिया शामिल थे जो 14वीं सदी के बुबोनिक प्लेग में थे,
जिसने यूरोप में तबाही मचा दी थी और एंटीबायोटिक्स ना मिलने पर इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। बोटुलिज्म, जो मांसपेशियों को पैरालाइज करके रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से मौत का कारण बन सकता है, इसका दूसरा एग्जाम्पल है। और स्मॉल पॉक्स भी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह 1980 में खत्म हो चुका है। इसके बावजूद भविष्य में भी रिसर्च करने के लिए इस वायरस के रिजर्व को 2 हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में स्टोर करके रखा गया है और पानी की सप्लाई या हवा में इन्हें रिलीज करके इनका इस्तेमाल बायोलॉजिकल हथियार के तौर पर किया जा सकता है, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रभावित करेगा। इस ज़रूरी डॉक्यूमेंट्री को ख़त्म करने से पहले हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे अस्तित्व पर एक गंभीर नज़र डालने का समय आ चुका है। इसका मतलब है अपने अंदर झांक कर देखना और सही तरीके से खुद को पहचाना, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम सब अपने जीवन में एक वास्तविक बदलाव लाएं। अगर हम कुछ नहीं करते या केवल अनुमान लगाते ही रह जाते हैं या ऐसा मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह टेम्परेरी है और चीजें वापस नॉर्मल हो जाएंगी, तो हम इस बात पर फोकस करना चाहेंगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम जिस सामाजिक और आर्थिक कोलैप्स का सामना कर रहे हैं उसने कई मिलियन लोगों की जीवन और उम्मीदों को खतरे में डाल दिया है।
हमने यहाँ पर जो समझाया है उसे भूलना नहीं चाहिए। पूरे इतिहास में कई महामारियों ने कई देशों की लाइफ और इकोनॉमीज को बर्बाद कर दिया है, और इसमें दुनिया भर में होने वाली आपदाओं की वजह से मरने वालों की संख्या भी शामिल है। फिलहाल हम पूरे प्लेनेट पर फिर से इसी चीज का सामना कर रहे हैं, और इसे वेरीफाई करने के लिए हमें केवल संक्रमित व्यक्तियों और इस महामारी के कारण मरने वालों की स्टैटिस्टिक्स को देखना है। इस डॉक्यूमेंट्री के खत्म होने तक संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2 मिलियन पहुंच गई है और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अनुमानों के हिसाब से जल्द ही इस संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी, पर सबसे अजीब चीज यह है कि यह स्टैटिस्टिक्स वास्तविकता नहीं दिखाती, क्योंकि मौजूद डेटा काफी लिमिटेड है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु दर इतना ज्यादा हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य बीमारियों से पीड़ित बिना सिम्पटम्स वाले या कुछ और बीमारियों वाले व्यक्तियों को शामिल करके नतीजों को अविश्वसनीय बना दिया गया है। फिलहाल हमें बहुत जागरूक रहना पड़ेगा और देखना होगा कि आगे चीजें कैसे रहती हैं। अपनी समझ को दर्शाते हुए सब्र रखना पड़ेगा, और साथ ही इस बात की असलियत को भी समझना होगा कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं और हमारी आंतरिक स्थिति कैसी होती है। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गम और मायूसी के हालातों में खुद को मजबूत बनाना कितना जरूरी हो जाता है। यह पूरी हिम्मत के साथ हमें विपरीत परिस्थितियों और परेशानियों का सामना करने में मदद करता है, बिना कभी उन मूल्यों को भूले जो हमारे दिल को शांति और चैन देते हैं। हम इस बात पर भी ध्यान देना चाहेंगे कि मेडिटेशन के जरिए आध्यात्मिक होना कितना जरूरी है, ताकि हम भरोसे के साथ आगे बढ़ पाए, साइकोलॉजिकल, मोरल और इमोशनल तौर पर एकदम साफ रहते हुए अपने अतीत की गलतियों से बाहर निकल पाएं। अगर इस जबरदस्ती लगाए गए लॉकडाउन में हम दूसरों के साथ रह रहे हैं, तो हमें अपने करीबियों के साथ नजदीकियां बढ़ाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हमें उन्हें सपोर्ट, लॉयल्टी और सच्चा प्यार देना चाहिए, क्योंकि ये सारे सिद्धांत अपनी आत्मा की जागरूकता और कर्मों से आते हैं। यही हमें भगवान के करीब ले जाते हैं, जो हमारे अर्जेंट एवोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है हमारे पास समय कम है। समय आने पर हम सभी को बिना किसी एक्सेप्शन अपवाद के डिवाइन और कॉस्मिक जस्टिस अर्थात ईश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और इस दुनिया में अपने सफर को पीछे देखते हुए अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छे और बुरे कर्मों का ब्यौरा देना पड़ेगा।